हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। मित्रों, ये ईएमआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए मेरे साथ सेल्फ इंडक्शन। मित्रों, मैंने एक कॉइल ले रखी है और इस कॉइल में क्या किया, मैंने एक बैटरी और एक टैपिंग की कनेक्ट कर दी। ये बैटरी है और दिस इज टैपिंग की और ये कॉइल है। तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, जब इस कॉइल में कांस्टेंट करंट पास की जाती है तो उस कंडीशन में क्या देखा कि इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। देयर इज नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन कांस्टेंट करंट पास थ्रू इट। लेकिन नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस्ड। लेकिन क्या सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया, जब इसमें वेरिएबल करंट दिया, वेरिएबल करंट पास की तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इन द कॉइल। अब आप देखिए वेरिएबल करंट कब हो सकता है। वेरिएबल करंट दो ही सिचुएशन में यहां पे मिल सकता है, एट द टाइम ऑफ कीज प्रेस और एट द टाइम ऑफ कीज रिलीज। जब मैं इस की को प्रेस करूंगा एट द टाइम व्हेन द कीज प्रेस, कीज प्रेस, जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूं तो क्या होगा, करंट जो है कॉइल में जीरो से आई मिलेगी। जीरो से क्या होगी, आई अचानक से बढ़ेगी। अचानक से बढ़ी तो जैसे मेन करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें जो अपोजिंग करंट है वो ऐसे आएगा, यूं नीचे। अब इसका अपोज करेगा, मींस करंट के बढ़ने का अपोज करता है। लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस करंट उस कारण का अपोज करती है जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पे प्रोड्यूस कैसे हो रही है, करंट को बढ़ाने से, इंक्रीज करने से। जब मैं इस की को प्रेस कर रहा हूं तो करंट जीरो से क्या हुई, मैक्सिमम। करंट ऐसे पास हो गया तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोज इसका ऐसे होगा, ऐसे आई। और सेकंड और कैसे चेंज होगी, एट द टाइम व्हेन कीज रिलीज। की को हमने क्या किया, रिलीज किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, करंट जो है आई से जीरो होगा, मैक्सिमम से क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में भी करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब इस वाले केस में क्या होगा, करंट जैसे ऐसे जा रहा है तो अपोजिंग करंट भी इसी डायरेक्शन में पास होगा। लेकिन बढ़ने वाले केस में क्या था, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो अपोजिंग करंट ऐसे आएगा। लेंज लॉ क्या कहता है कि अपोज द चेंज, जो इंड्यूस करंट है चेंज का अपोज करती है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, इस बात को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग देखिए, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है, द फिनोमिना बाय विच एन EMF induced in the an EMF induced at the ends of the coil। किस कंडीशन में इंड्यूस हो रहा है, जब करंट के अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। व्हेन the magnetic flux linked with the same coil change। एक बार दोबारा सुनिए, the phenomena by which an EMF induced at the ends of the coil when the magnetic flux linked with the same coil change। अब ये बात हमने डिस्कस की, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, इसके दो फैक्टर्स बताए। इस वाली सिचुएशन में जब की को आप या तो प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे, तो मैं लिख देता हूं बाई प्रेस और रिलीज।
रिलीज द टैपिंग की। टैपिंग की को मैं या तो प्रेस करूं या रिलीज करूं, तो उस कंडीशन में करंट का अमाउंट चेंज होगा। करंट का अमाउंट चेंज होगा मींस फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जब कॉइल के लिंक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं। मित्रों समझ में आ गया? ये सेल्फ मोटिवेटेड फिनोमिना है। अब सेम कॉइल में चेंज करते हैं और उसी में ईएमएफ या करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। देखिए इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखिए। इट इज फाउंडेड, it is founded at any instant the magnetic flux linked with the coil। किसी टाइम पे कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, कॉइल is directly proportional to the current in the coil। मित्रों जो कॉइल का लिंक्ड फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट इन द कॉइल। मान लीजिए किसी टाइम पे कॉइल में कितना करंट है? आई करंट है। सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई। मोर आई मोर फ्लक्स, तो यहां से क्या रिजल्ट मिला? फाई इक्वल टू आ गया एल आई। इस एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए वेयर एल क्या है यहां पे? सेल्फ इंडक्टेंस कहता है। तो क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? कांस्टेंट टर्म है। दिस इज द कांस्टेंट। तो अब बात आती है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो यहां पे पहले देखें एल की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर एम्पियर, और कह देते हैं इसे हेनरी। इसे एच से नोट करते हैं। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर और हेनरी। इट इज डिनोटेड बाई एच। एल इक्वल टू क्या है? फाई अपॉन आई। तो सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस में अंतर समझ में आ गया होगा। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो बात करें हम सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस देखिए, तो अभी हम बात कर रहे थे एल इक्वल टू क्या आ रहा था? फाई अपॉन आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैथमेटिकल डेफिनेशन दे, इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एल किसके बराबर आएगा? फाई के। तो डेफिनेशन आपको पता चल गई। हेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल when unit current pass through it। लिख देते हैं इसे। Hence self inductance of the coil is equal to the magnetic flux linked with the coil, when unit current passed through it। कॉइल में अगर यूनिट करंट पास हो रहा है तो उस टाइम पे जो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। यहां तक हम क्लियर है?
तो एक और चीज हम और आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है जी? फेराडे लॉ कहता है E इक्वल टू होता है माइनस d∅dt। और मित्रों फाई की वैल्यू यहां से क्या है हमारे पास Li, तो ये वैल्यू आप यहां पे एडजस्ट कीजिए, दैट्स वाई d/dt माइनस Li। तो L कांस्टेंट आ गया, di/dt नेगेटिव आ गया ये, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ये भी हो सकती है E इक्वल टू माइनस L di/dt। नेगेटिव साइन का पुराना मीनिंग है, क्या है इसका मीनिंग? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट उस फैक्टर का अपोज करता है जहां से वो उत्पन्न हो रहा होता है। उत्पन्न कैसे हो रहा होता है? चेंज इन करंट की को मैं या तो प्रेस करूं या रिलीज करूं, मींस करंट को अमाउंट को मैं कंटिन्यू चेंज करूं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो देखें E इक्वल टू क्या आ गया माइनस L di/dt। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ सकती है L की, मैं इसे हटा रहा हूं। तो देखो, तो यहां से आ गया L इक्वल टू आ गया E अपॉन di/dt, ये फॉर्मूला मिल गया। तो मित्रों इफ di/dt की वैल्यू को मैं बल ले लूं तो L किसके बराबर आ गया? E के। तो डेफिनेशन क्या मिली? Hence self inductance of the coil is equal to the induced EMF when rate of change of current in the coil is unit, means 1। तो ये डेफिनेशन भी आप याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है। एनसीईआरटी में भी इस पे 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये एसी वाले चैप्टर में भी ये काम आएगा। तो इस फॉर्मूला को बहुत सही से आप माइंड में रखें। तो ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या बताया मैंने? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1। ओके मित्रों, तो ये था सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड समझने का सही से प्रयास कीजिए, हो सकता है आपकी समझ में आ ही जाए। देखिए मित्रों, मेरे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो L है और इस सोलेनॉइड में N टर्न है। क्या क्या गिवन है? N क्या है यहां पे? नंबर ऑफ टर्न इन दी सोलेनॉइड, टर्न्स इन दी सोलेनॉइड, ये हमें गिवन है। L क्या है? लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। और देखिए एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न सोलेनॉइड है जिसमें N टर्न है और हर टर्न का एरिया A है। सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कितनी है? L है। मान लीजिए सोलेनॉइड में I करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? I। तो मैं आपसे कहूं इस सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड क्या हो सकता है? मान ली इफ, चलो एक बार और ले लेते हैं, इफ I इज द करंट इन द सोलेनॉइड। तो देखिए, तो मैं कहूं आपसे देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, इनसाइड दी सोलेनॉइड बहुत अच्छी तरह से आपका आता है। B बराबर होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने ड्राइव कराया था।
और इसको हम कह सकते थे म्यू नॉट एन अपॉन एल। ये बी का फॉर्मूला आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड दिस। तो अब एक क्वेश्चन और क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड, विद द सोलेनोइड। देखिए मित्रों, फाई बराबर क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। सोलेनोइड में कितने टर्न है, एन, मैग्नेटिक फील्ड वी, ए एरिया ऑफ ईच टर्न, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड ऐसे जा रही है, जैसे ये टर्न है, ये टर्न, ये ऐसे। तो इस हर टर्न के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स कितना हो गया, फाई इक्वल टू आ गया एन बी ए। एन बी की वैल्यू मेरे पास ये है, तो टोटल फ्लक्स आ गया। तो देखिए, हटा दें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड, फाई बराबर क्या होगा, एन, बी मीन्स म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, फाई बराबर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। ये इक्वेशन 1 कह दीजिए आप, दिस इज इक्वेशन 1। बट मित्रों, अभी हमने पढ़ा था फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। इक्वेशन 2 पढ़ रखा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो सकता है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की इक्वेट करूंगा, तो एल आई बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई, आई से आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, आसान सा देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, द फैक्टर एट विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, कॉइल के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, कॉइल की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और म्यू, हमने कॉइल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज कर रखा है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है या कोई और है या एयर है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन द मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, इस बात पे भी ये डिपेंड करेगा। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 4, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, लेंथ एंड मीडियम बिटवीन दी टर्न्स। टर्न्स के टर्न हमने किस मटेरियल पे, किस मीडियम पे हमने लपेट रखे हैं, इस बात पे भी ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। अगर कॉइल के अंदर केवल क्या है, कॉइल एयर सोलेनोइड है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मान लीजिए कुछ और मटेरियल होता, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर दे, तो यहां पे म्यू आ जाएगा। वेन मान लीजिए कोर मटेरियल, मटेरियल यूज्ड, तो एल की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है जी, आपकी समझ में ये आ गया होगा। इस पर बेस्ड एक और एक्टिविटी करते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। हटा दो ये, देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी हमने किसकी बात की थी, सोलेनोइड की। अब मैं एक सर्कुलर कॉइल लेके चल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मित्रों, ये सर्कुलर कॉइल है, देखिए, और कॉइल में कितने टर्न है, एन टर्न है। मान लीजिए क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल।
टर्न्स इन द कॉइल। ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप पॉज करके से कीजिए और मेरे आंसर के साथ मैच कराइए। n क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, r रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल, ईच टर्न ऑफ द कॉइल, हर टर्न की रेडियस कितनी है r। अगर मैं कॉइल में करंट I पास करा दूं, इफ I इज द करंट in the coil, then magnetic field at the center of the coil, center of the coil, आप सबकी समझ में आता है, बायोसेवर्ट लॉ आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, म्यू नॉट I अपॉन 2R, एक टर्न के लिए, n टर्न है तो इतना आगे। ओके, अब सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, लिंक विद द कॉइल कितना होगा, फाई बराबर क्या होता है NVA कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन 0 तो NB आ गया, एन बी की वैल्यू n म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू ए, तो कितना बच जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन 2R इंटू आई, ये फाई की वैल्यू आ गई। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप कह सकते हैं, बट हम और आप दोनों जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है LI, इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो I से I कैंसिल, तो L क्या हो जाएगा, तो L की वैल्यू आएगी म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन 2R, वेयर ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे पाई R स्क्वायर, तो आप ये वैल्यू भी इसमें डाल सकते हैं तो आंसर मिल जाएगा। आपकी समझ में बहुत सही से आ गया होगा ये टॉपिक। तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और उससे पहले हमने क्या कराया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। हटा दें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी ऑफ द सोलेनॉइड, ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ एनर्जी ऑफ द सोलेनॉइड। तो मित्रों इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब है कॉइल से, मींस जिसमें कुछ इंडक्टेंस होता है, मतलब कॉइल हैविंग सम इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं एनर्जी ऑफ द कॉइल कह सकते हैं या इंडक्टर कह सकते हैं। देखिए मेरे साथ, ये मेरे पास मान लीजिए कॉइल है और इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है L है। L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। समझ, सही से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जब मैं इस कॉइल में करंट को 0 से I करूं या I से 0 करूं तो हम देखते थे EMF क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड होता है। कितना EMF इंड्यूस होता था, E इक्वल टू होता है -L di/dt, और माइनस का मीनिंग आप जानते हैं, अपोज दी चेंज। तो अब इससे क्या सेंस है, मींस में अगर इस कॉइल के अंदर करंट की ग्रोथ करूं तो मुझे इस EMF के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। बात समझ, एक बार दोबारा समझिए, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस कॉइल में करंट के अमाउंट को बढ़ाऊं या कम करूं तो इस EMF के अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा। वी वर्क अगेंस्ट दी EMF व्हेन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल। तो इससे क्या हुआ, आपकी समझ में आ गई बात। कॉइल के अंदर अगर मैं करंट के अमाउंट को बढ़ा रहा हूं तो मुझे इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट में वर्क करना ही होगा। तो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन टू एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश द करंट इन दी कॉइल। कॉइल के अंदर करंट आई को एस्टैब्लिश करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क मींस कितनी पावर होगी, कितनी पावर मुझे खर्च करनी पड़ेगी, dw/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। पावर इक्वल टू क्या होता है? VI EI। E की वैल्यू मेरे पास ये है LDI/dt इंटू I। ये dw/dt की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला मित्रों? dw बराबर क्या आ गया? LI/DI। dt से dt कैंसिल हो गया। बात क्लियर हो गई? अब दोबारा अब मैंने करंट को कितना कर रहा हूं? 0 से I कर रहा हूं। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू चेंज द करंट फ्रॉम 0 to I कितना आ जाएगा? W L इंटीग्रेशन 0 to I डी। मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा। IL हाफ I², W बराबर क्या आ गया? हाफ L I²। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ द इंडक्टर हाफ L I²। आपकी समझ में आ गया क्या? एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, उसमें कहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना होगा। तो उस क्वेश्चंस को आप कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको इसे करना चाहिए। ओके मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।